नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में भरी चुनावी हुंकार, कहा कि बिहार में बनेगी फिर से सुशासन सरकार। पीएम मोदी आज छपरा में भी करेंगे चुनावी रैली। बिहार में चुनाव प्रचार तेज, अमित शाह 4 और जेपी नड्डा 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी, तेजस्वी, ओवैसी समेत चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर भी मैदान में डटे। एकता दिवस से पहले पीएम मोदी का आज से गुजरात दौरा। एकता नगर में विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर भव्य होगा आयोजन। बुसान में 6 साल बाद मिले ट्रंप और जिनपिंग। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर घटाया टैरिफ। अब 57% की जगह पर 47% लगेगा शुल्क। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मुकाबला। समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आज चुनावी पारा बेहद गर्म रहेगा। नालंदा में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। बिहार में अमित शाह की 3 और जनसभाएं होंगी। अमित शाह आज लखीसराय से अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे और इसके बाद मुंगेर के तारापुर में उनकी जनसभा होगी। और इसके अलावा अमित शाह पटना के पालीगंज में भी धुआंधार प्रचार करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा जिले के नगर नौसा और बेगूसराय जिले के बरौनी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार के चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर आज बिहार के कई जिलों में प्रचार करेंगे। वे सहरसा के बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में चुनावी सभा करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर जाएंगे, जहां वो ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद पीएम 1140 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शुल्पनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और देखिए केवड़िया से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो समारोह है वो मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री
कई हजार करोड़ की परियोजना है, उनकी शुरुआत करेंगे, जिसमें ई बसों को झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे, ताकि इस इलाके में जो टूरिज्म है या जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए विकास की कई सारी परियोजनाएं हैं, उनको सौगात मिलेगी और यहाँ इस इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित होगा। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जो स्मार्ट बस स्टॉप हैं उसकी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ ही एक बिरसा मुंडा जो विश्वविद्यालय है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो शाही राज्य हैं उनसे रिलेटेड संग्रहालय है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ ही वीर बालक उद्यान, वर्षा वन परियोजनाएं जैसी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और मकसद यही है कि इस इलाके में जो हॉस्पिटैलिटी है उसको बढ़ावा मिल सके, रोजगार को बढ़ावा मिल सके और इस क्षेत्र का जो विकास है वो पूरी तरीके से हो सके। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक विशेष जो सिक्का है वो जारी करेंगे और इसके साथ साथ ही एक विशेष जो डाक टिकट है वो प्रधानमंत्री जारी करेंगे। करीब करीब 1200 जो करोड़ है उसकी परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री इस एकता नगर से करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, एकता नगर। और 31 अक्टूबर यानी कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में देश भर में एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पटना में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज के भारत के निर्माण में सरदार पटेल का अहम योगदान है। इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। गुजरात के एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में देश भर की संस्कृति, शिल्पकला और लोक कला का समागम देखने को मिलेगा। श्रद्धेय सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में जो भव्य परेड का आयोजन हो रहा है, सरदार पटेल साहब का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान रामनाथपुरम में स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता पसुम पोन मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस साल पसुम पोन मुथुरामलिंगा थेवर की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बुधवार को मंडी में जिला विकास समन्वय समिति यानी कि दिशा समिति की बैठक में शामिल हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थानीय विषयों पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होने से जनता को उनको समुचित लाभ नहीं मिल पाता है और इसीलिए प्रशासनिक मशीनरी को समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लेने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कंगना ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का समर्थन किया और कांग्रेस के विरोध को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। ये बहुत ही एक रेगुलर प्रोसेस है, ये हर सरकार करती है, क्योंकि इस तरह ये हर एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह के प्रोसेस होते हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसको फिर से रिवाइज करना, उनकी गणना होना, अच्छे से जो है उनका पूरा जो है एक अकाउंट बनना। कांग्रेस ने अपने राज्य में, जहां तक मुझे याद है, 12 से 13 बार जो है ये प्रोसेस किया था। आज जब बीजेपी कर रही है
तो इतना ज़्यादा उनको दर्द हो रहा है, ये देखने वाली बात है। ये बहुत अच्छी एक डिसीजन है सरकार का, और इससे जो है हमारी व्यवस्था में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। और यहाँ हम बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमित शाह की चुनावी रैली लखीसराय में। सिंदूर और लाल दोनों इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ। मैं आज आपको बताने आया हूं, ये लालू और सोनिया की सरकार थी केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा था। आए दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी खून खराबा करते थे, अपनी धरती को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया। ये लखीसराय का सिंदूर, यहां का जो सिंदूर है वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सौभाग्य का निशान है। और मोदी जी ने वो यात्रियों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर हमारी माता बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के शासन में ये देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद।
एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में था या नहीं था? भाई बताओ तो जरा, जोर से माताएं बहनें भी बताए, था या नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बिहार के अंदर नए विकास की शुरुआत। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक और बार एनडीए की सरकार बनाइए। ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी, तो आप ये सीधा प्रसारण बिहार के लखीसराय से देख रहे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और पार्टी के हक में जन समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जंगल राज जो बिहार में कई सालों से था उसको खत्म किया, आतंकवाद को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें चुनावी रैली में अमित शाह गिना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां महापर्व छठ के समापन के साथ ही यूपी बिहार के प्रवासियों के लौटने का क्रम अब शुरू हो गया है और ऐसे में यात्रा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब सुबह 5:15 बजे से मेट्रो की सेवा दी जाएगी। ये सुविधा येलो, ब्लू और पिंक लाइन के लिए दी गई है और इसके अलावा सुबह के समय मेट्रो की अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। पंजाब में सख्ती के बावजूद पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में खेतों में फिर से धुआं उठ रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन पराली जलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है और इसके बावजूद पराली जलाने के मामलों में इस हफ्ते तेजी आई है। पंजाब में पराली जलाने के 1216 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 283 मामले सामने आए हैं। तरनतारण, अमृतसर, संगरूर और फिरोजपुर जिलों में सबसे अधिक पराली जलाई गई है। तरनतारण में 296, अमृतसर में 173, संगरूर में 170 और फिरोजपुर में 123 मामले सामने आए हैं। गुरदासपुर में पुलिस ने 4 लोगों पर पराली जलाने को लेकर केस दर्ज किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों को पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.2% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और इस कटौती के बाद ब्याज दरें घटकर 3.75% से 4.0% के दायरे में रह गई हैं। रेट कटौती के बाद अब अमेरिका में बैंकों के लिए कर्ज लेना पहले से सस्ता हो गया है। ब्याज दरें घटने का असर सोने से लेकर शेयर मार्केट तक में दिख सकता है और इससे पहले सितंबर में भी फेडरल रिजर्व ने इतनी ही कटौती की थी। जेरोम पॉवेल ने इसी महीने संकेत दिया था कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अब भी लेबर मार्केट के लिए खतरों पर ध्यान दे रही है।
दक्षिण कोरिया के बुसान में 6 साल बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो एक अच्छी खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर लगे 57% टैरिफ को घटाकर 47% कर दिया है और जिसके बदले में चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करेगा और इसके साथ ही चीन अमेरिका के साथ दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात जारी रखेगा और फैंटेनाइल के अवैध व्यापार पर नकेल कसेगा। ट्रंप द्वारा इस समझौते के विवरण का खुलासा करने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया और प्रमुख एशियाई सूचकांक और यूरोपीय वायदा बाजार बढ़त और गिरावट के बीच झूलते रहे। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 10 वर्ष के उच्चतम स्तर से नीचे आ गया, जबकि अमेरिकी सोयाबीन वायदा कमजोर रहा। आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है। इस मैच की विजेता का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। टीम को 2 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में और 2 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इन 4 मौकों में से 2 बार भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही शिकस्त मिली। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 3 बार आमने सामने हुई। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी तो वहीं भारत ने 1 मैच जीतने में कामयाबी पाई। 1997 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हराया। 2005 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से मात दी। उस सेमीफाइनल में हारने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में आज तक कोई मैच नहीं हारा। दोनों टीमें वनडे में कुल मिलाकर 60 बार आमने सामने हुई हैं, जहां 49 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी तो वहीं 11 मैच भारत ने जीतने में कामयाबी पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है और शानदार फॉर्म में चल रही टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गई हैं। प्रतिका के स्थान पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में नई सलामी जोड़ी आजमाना भारत के लिए चुनौती होगा। मुझे दो दिन पहले पता लगा जब मैं अपनी हरियाणा टीम के साथ थी। एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंड विद प्रतिका। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख के अच्छा नहीं लगता है एंड कोई नहीं चाहता किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसी इंजरी हो, बट भगवान ने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है एंड एब्सोल्युटली पापा फैमिली सभी बहुत खुश हुए एंड रियली हैप्पी कि आई हूँ टीम में और ये बहुत अच्छा मौका मेरे लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण 2 मैच मिस करने के बाद फिट होकर सेमीफाइनल में वापसी करेंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने 18 रन देकर 7 विकेट लेते हुए विश्व कप के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचा था। We expect a tough contest, there's no doubt about that. I think every time we've played here, it's been a tough contest. It's obviously really good conditions, and there's going to be by all accounts, a massive crowd. And you know, I know that India are a really strong batting order. They throw everything at us. इस विश्व कप में दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थी, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 331 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की विश्व चैंपियन है और विश्व कप में पिछले 15 मैच से अविजित है। भारत ही वो टीम है जिसने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में शिकस्त दी थी और इस बार भारत के पास घरेलू दर्शकों का अपार समर्थन भी है। तो यही उम्मीद है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देकर अपने घरेलू विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।